नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इस पाठ को हम विस्तारित रूप में पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। झांसी की रानी इस पाठ के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। पद्म भूषित या पद्म भूषण वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी सन में मऊरानीपुर झांसी में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने झांसी में ही रहकर वकालत आरंभ की। छात्र जीवन से ही उन्होंने लिखना आरंभ किया और जीवन पर्यंत लिखते रहे। जीवन पर्यंत अर्थात जब जीवन का अंत पर्यंत। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गढ़ कुंडार, लगन, संगम, विराट की पद्मिनी, मुसाहिब जू, झांसी की रानी, मृगनयनी ये इनका उपन्यास है। धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह, मंगल सूत्र ये इनके नाटक है। शरणागत, कलाकार का दंड ये इनके कहानी संग्रह है आदि इनके प्रसिद्ध रचनाएं है। वृंदावन लाल वर्मा को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के साहित्य पुरस्कार, डालमिया साहित्यकार संसद, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग आदि के सर्वोत्तम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 23 फरवरी सन 1969 को हुई। तो बच्चों, यह हुआ पाठ के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 20 झांसी की रानी। प्रस्तुत पाठ वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का वर्णन है। झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषों से संबंधित या पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि सारे गुण विद्यमान थे। युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके वीरता का लोहा भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजों को भी मानना पड़ा। झांसी के राजा के असमय मृत्यु के बाद उस समय अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का एक अच्छा मौका मिला था, क्योंकि झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनको पुत्र नहीं था। इसके कारण उस समय के राजनीति के अनुसार अगर राजा के मृत्यु के बाद अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस समय के वो जो सारा राजकोष होगा वह अंग्रेज सरकार अपने अधीनस्थ ले लेंगे। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। और उस युद्ध उन्होंने जो किया था उसका अंतिम प्रसंग यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। ये जो पाठ है वह प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी, जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है, उसमें से ही झांसी की रानी का जो युद्ध चालू था अंग्रेजों के खिलाफ अपने झांसी न देने के लिए, उस समय का जो अंतिम उनका जो युद्ध का प्रसंग है उसका ही वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। मुंद्राबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। अब देखिए यहाँ पर युद्ध के समय झांसी के रानी के लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में कुछ गिने चुने ही उनके दोस्त और उनके कुछ अधिकारी थे जिन्होंने अंतिम समय तक रानी का साथ नहीं छोड़ा था। उसमें ही एक महत्वपूर्ण नाम हमें यहाँ पर पाठ में दिखाई देंगे। उसमें से है मुंद्राबाई है, रघुनाथ सिंह है और अन्य 2-3 पात्र है जो अंतिम समय तक
रानी के साथ, लक्ष्मीबाई के साथ रहे थे। मुंद्राबाई रघुनाथ सिंह ने कहा और रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छोड़ने के लिए उनसे कहा गया, क्योंकि अभी आज का जो युद्ध था वह अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे थे। इस पर मुंद्राबाई कहती है, आप कहाँ रहेंगे रघुनाथ सिंह? जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। मुंद्राबाई, मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल निकट ही रहे। मुझे लगता है मैं आज मारी जाऊंगी, आपके निकट होने से शांति मिलेगी। अब देखिए, यह जो प्रसंग है इससे हमें पता चलता है कि यह जो 1857 का जो युद्ध था उसके पहले का यह प्रसंग है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो साथीदार थे उनकी मृत्यु का जो प्रसंग था वह समीप आ रहा था। और वही प्रसंग यहाँ पर लेखक बता रहे कि स्वयं मुंद्राबाई को भी अपनी मृत्यु पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए वह रघुनाथ सिंह को विनती करते हैं कि रानी के साथ, लक्ष्मीबाई के साथ आप युद्ध के समय उनके इर्द गिर्द ही रहना, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है। पता नहीं चलेगा कि कब भी अंग्रेजी का अधिकारी कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा करके आक्रमण कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज का यह जो मेरा युद्ध होगा वह अंतिम युद्ध होगा। आज शायद मेरी मृत्यु निश्चित है। रघुनाथ सिंह इस पर कहते हैं, मैं भी नहीं बचूंगा। रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना है। मैं तुम्हें तुरंत ही स्वर्ग में मिलूंगा। केवल आगे पीछे की बात थी। वह सुखी हंसी हंसा। तो अब देखिए, यहाँ पर रघुनाथ सिंह और मुंद्राबाई इनके बीच के संवाद चालू है। रघुनाथ सिंह को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आज का जो युद्ध है उनके लिए वह अंतिम युद्ध होगा। उनकी भी किसी भी प्रकार से वह भी किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये संवाद क्यों चालू है? क्योंकि अंग्रेजों के अधिकार जो युद्ध के लिए रानी लक्ष्मीबाई के पीछे पड़े हुए थे, वह उन्होंने चारों ओर से लक्ष्मीबाई और उनके अन्य सैनिकों को घेर लिया था। और इसी कारण उनको रघुनाथ सिंह हो या मुंद्राबाई हो, इनको अपनी मृत्यु नजदीक दिखाई दे रही थी। अब रघुनाथ सिंह कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी भी मृत्यु निश्चित होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात या ख्याल हमें इस बात का रखना है कि रानी साहब को किसी भी प्रकार से हमें सुरक्षित रखना है। और वो मुंद्राबाई को कहते हैं कि हम जल्दी ही स्वर्ग में मिलेंगे। तो दोनों की मृत्यु यहाँ पर निश्चित उनको दिखाई दे रही थी। और इस प्रकार वह केवल कह रहे थे कि हम आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन इस कठिन प्रसंग में भी वह एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे, अर्थात विश्वास के साथ बातें कर रहे थे कि स्वराज्य रक्षण के लिए, अपने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर करना, यह इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इस प्रकार की मृत्यु उनके लिए बहुत ही हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रांतिकारी के लिए अपने भारत माता की रक्षा के लिए मर जाना, यह उनके लिए बहुत ही अभिमानास्पद बात होती है। तो इसी प्रकार से रघुनाथ सिंह और मुंद्राबाई को भी अपने रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा के लिए और अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए वे तैयार थे। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। तो उसी समय रघुनाथ सिंह के कानों पर दूर से दुश्मन के बिगुल की शब्द का आवाज सुनाई दिया। बिगुल का अर्थ क्या होता है कि सेना या पुलिस में सिपाहियों को एकत्र करने के लिए बजाए जाने वाला जो सुरई के ढंग का बाजा होता है उसे बिगुल कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह आवाज दुश्मन के यहाँ से मुंदर और रघुनाथ सिंह को सुनाई दी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उसके ओठ में जल्दी जल्दी आंसू पोंछ डाले। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जब भी किसी कार्य का आरंभ करना होता है, कि युद्ध पर जाना होता है, तो एक दूसरे पर हम आदर युक्त कुछ व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर भी मुंदर ने रघुनाथ सिंह के सामने मस्तक नवाकर अर्थात झुककर प्रणाम किया और उसे छुपा अपने आंखों में जो आंसू आ रहे थे, अश्रु आ रहे थे, वह उसने उसी मस्तक को झुकते हुए अपने अश्रु को पोंछ लिया, आंसुओं को पोंछ लिया। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और दोनों शरबत ले रानी के पास पहुंचे।
मुंदर ने जूही को पिलाया, रघुनाथ सिंह ने रानी को शरबत पिलाया। अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्ना कर ऊपर से निकल गया। रानी दूसरा कटोरा नहीं पी सकी। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि युद्ध जो शुरू होता है वह सुबह शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। सूर्योदय के पहले सूर्योदय जैसे सूर्य का उदय होता है युद्ध की शुरुआत होती है, और सूर्य का अस्त होता है तो युद्ध खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो बिगुल बजाया जा रहा है, अर्थात जब दोनों पक्ष होते हैं, शत्रु पक्ष युद्ध करते समय, तो युद्ध करने के पहले इस प्रकार के आवाज बताते हैं जैसे कि वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों के बिगुल का आवाज सुनते ही तोप का धड़ाका हुआ और गोला सन्न कर ऊपर से निकल गया। तो उन्होंने विपक्ष ने अर्थात अंग्रेजों ने अपना युद्ध आरंभ कर दिया था। उन्होंने तोप में से गोला डालना आरंभ कर दिया था। रानी इस प्रकार से युद्ध की शुरुआत होने के कारण रानी के द्वारा शरबत नहीं पिया गया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया। अब ये देखिए, ये सब रानी के सैनिक थे, अधिकारी थे जो रानी के पक्ष से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। रामचंद्र देशमुख को रानी ने आदेश दिया कि दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। दामोदर यह रानी लक्ष्मीबाई इनका दत्तक पुत्र था। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित रखना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारे जाने पर ये विधर्मी मेरी देह को छू न पाए। बस घोड़ा लाओ। अब देखिए, यहाँ पर रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या क्या आदेश दिया। पहला आदेश इन्होंने दिया कि आज हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि सुना भी होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जब भी युद्ध पर जाती थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर को वो अपने खुद के पीठ पर बांधकर युद्ध कर रही थी। लेकिन आज उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उनके जीवन को हानि हो सकती है, आज शायद उनकी मृत्यु हो सकती है, और इसी कारण उन्होंने रामचंद्र देशमुख को दत्तक पुत्र दामोदर को अपने पीठ के बजाय रामचंद्र देशमुख को खुद उनके पीठ पर बांधने का आदेश दिया। और दूसरी तरफ उनको कहा गया कि इसकी रक्षा करना, अगर मैं मारी जाती हूँ तो इसको दक्षिण की ओर सुरक्षित पहुंचा देना। और इसके बाद का उन्होंने क्या फरमाइश किया, क्या आदेश दिया कि आज अगर उनकी प्राणों की रक्षा नहीं हुई तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। भले ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के पश्चात अंग्रेज अधिकारी अर्थात विधर्मी किसी भी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई के मृत शरीर को छू ना पाए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब भी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होगी, वह किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में उनका मृत शरीर अंग्रेज सरकार के या अंग्रेज अधिकारियों के हाथों न लगे। उनका किसी भी प्रकार का स्पर्श वह अपने मृत शरीर को नहीं चाहती थी। तो इसे हमें उनका एक स्वाभिमान, देश के प्रति आत्मसमर्पण की भावना हमें दिखाई दे रही है। मुंदर घोड़े ले आई, उसकी आंखें छलछला रही थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कोई तोपों का धड़ाका हुआ। अब देखिए, पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अरुणिमा का अर्थ होता है कि अरुणोदय अर्थात सूरज की किरणें फैल गई, सुबह हो गई। तो इस प्रकार मुंदर ने भी यह सारी बातें सुनी और थोड़ी क्या हो गई, भावुक हो जाती है, और इसी कारण उसके आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाता है। और उसी समय पूर्व दिशा में सूरज की किरणें फैल गई थी, अरुणिमा फैल गई थी, और इस प्रकार तोपों का गोला बारूद आरंभ हो गया था। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। अब देखिए, यहाँ पर तात्या तोपे यह पेशवा थे जो रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से जानते थे, और उनकी झांसी की सुरक्षा के लिए उन्होंने जीवन के अंत तक अपने रानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया था। तो यहाँ पर तात्या तोपों की आवाज को रानी लक्ष्मीबाई पहचान जाती है। मुंदर की छलछलाती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है।
परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है, इसी से काम निकालूंगी। अब देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, इनकी जो निरीक्षण क्षमता जो थी उसका वर्णन किया गया है कि उसने जैसे ही घोड़े को देखा और घोड़े पर बैठने के बाद उन्होंने घोड़े को चलने के लिए ऑर्डर दिया, तो वहाँ पर पता चला कि घोड़ा जो लड़ाऊ जो घोड़े होते हैं वो कैसे होते हैं उसका अनुभव रानी लक्ष्मीबाई को था। लेकिन ये जो घोड़ा था वह वहाँ पर रानी के बैठने पर, घोड़े पर बैठने के बाद भी वह उस अस्तबल से जाना नहीं चाहता था। तो इसलिए यहाँ पर रानी ने कहा कि यहाँ पर अस्तबल को प्यार करने वाला यह जानवर है, अर्थात यहाँ पर घोड़े के क्षमता पर वो थोड़ी अपनी राय बता रही है। रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े की क्षमता पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह कहती है कि अब हमारे पास समय नहीं है कि दूसरे घोड़े को जाकर मैं चुनूं युद्ध के लिए, जो घोड़ा है उसमें ही मैं काम चला लूंगी। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी साहस और वीरता से युद्ध करते हुए नजर आ रही है। युद्ध निडरता के साथ वह अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध में झांसी को बचाने की कोशिश करी है। आगे भी हम झांसी की रानी ने किस निडरता के साथ युद्ध किया इसका वर्णन पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।